मैं मुकुंद आप सबका स्वागत है सारे में स्टडीज चैनल में। आज हम लोग पावर शेयरिंग में सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सेकंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अपने पिछले सेशन को। एक बार हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या पढ़ा है, बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। याद है ना आप लोगों को? पहला सेशन हम लोगों का बेल्जियम के बारे में था। एक बार जल्दी से देखते हैं कि बेल्जियम कहाँ पे है। यूरोप में है। बेल्जियम की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ है और ये साइज़ में इंडियन स्टेट हरियाणा से थोड़ा सा कम है। ठीक है, बेल्जियम में हम लोगों ने क्या देखा है, बेल्जियम में देखा कि यहाँ पे लिंगुअल डाइवर्सिटी है। याद कीजिए, लिंगुअल डाइवर्सिटी थी बेल्जियम में। यहाँ मेनली 2 तरीके के ग्रुप हैं, 2 तरीके के लिंगुअल ग्रुप हैं। एक है फ्रेंच स्पीकर्स और एक है डच स्पीकर। ओके, एक है डच स्पीकर्स। जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो पूरे कंट्री के हिसाब से माइनॉरिटी में है। पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में कितने परसेंट है ये? 40% के अराउंड। और जो डच स्पीकर हैं ये 59% है। पूरे कंट्री में ये मेजॉरिटी में फॉर्म करते हैं। जबकि कैपिटल जो रीजन, देखिए ये पूरे कंट्री का हिसाब है। कैपिटल ब्रुसेल्स में हमने क्या देखा है कि यही जो फ्रेंच हैं दे आर 80% इन द कैपिटल सिटी, वाइल द डच आर 20%। ओके, डच स्पीकर कितने थे कैपिटल में? कैपिटल ब्रुसेल्स में डच स्पीकर है टोटल 20%। अब क्या देखा हम लोगों ने कि 1950 टू 1960 के डिकेड में ये जो फ्रेंच स्पीकर है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेस इन नंबर, दे आर मोर प्रॉस्परस। ओके, सो डच स्पीकर और डच और फ्रेंच कम्युनिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे लिंगुअल डिफरेंस था। अब बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि इस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस डिफरेंस को सेटल करने के लिए उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ स्टेप्स लिए जिससे इस डिफरेंस को मिनिमाइज किया जा सके, इस डिफरेंस को ख़त्म किया जा सके। ओके, देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए गए थे। एक बार बेल्जियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है 4 बार। ठीक है, उन्होंने ये समझा, बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि लिंगुअल डाइवर्सिटी और कम्युनिटी में डिफरेंस होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रूडेंशियली, उसे लॉजिकली, रीजनेबल तरीके से उसको सेटल किया जा सकता है। और उन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बदल दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया है दोनों कम्युनिटी के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया है दोनों कम्युनिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिए गए। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में नहीं था। ओके, और एक नया उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविज़न किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कम्युनिटी गवर्नमेंट ये लोकल लेवल गवर्नमेंट थी जो फुल्ली लिंगुअल कम्युनिटी पे थी। हर एक लिंगुअल कम्युनिटी का अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। ठीक है ना, लिंगुअल बेस्ड गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। इसमें जो भी जिस भी लैंग्वेज के स्पीकर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस, ठीक है, तो लैंग्वेज के आधार पे एक गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। यहाँ पे कोशिश की गई है कि हर एक कम्युनिटी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं हो, किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। फ्रेंच भी एग्री हुए, फ्रेंच जो मेजॉरिटी में थे कैपिटल सिटी में, उन्होंने अपना पावर वहाँ पे गिव अप किया है। ठीक है, वहीं जो डच स्पीकर्स हैं जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है, डच स्पीकर्स पूरे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्री हुए। तो दोनों कम्युनिटी ने एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं अपने लेवल से सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, रिजल्ट हम देखते हैं कि बेल्जियम यूरोप का काफ़ी प्रॉस्परस कंट्री है।
अब इसी चीज़ को हम लोग आज समझने वाले हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल से। यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि पावर को फेयरली शेयर नहीं किया जाए तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी हैं आज के टॉपिक के लिए। आइए चलते हैं श्रीलंका। देखिए, हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ा है ना कि श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है, याद है ना आपको? ठीक है, श्रीलंका कहाँ पे लोकेटेड है? हम लोगों ने देखा है कि पाक स्ट्रेट इंडिया से श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका का लोकेशन हम लोगों ने यहाँ देखा है, श्रीलंका हमारे साउथ में है, ठीक है ना। श्रीलंका भी ना एक ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी तरह ही। ओके, श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़ और ये आज़ाद हुआ है 1948 में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ है। ओके, हम लोगों का अगर हिस्ट्री देखिएगा 47 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, 48 में ये आज़ाद हुए हैं। ओके, श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को हमें समझना है, ठीक है। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है। मेनली जो यहाँ पे ग्रुप है श्रीलंका में वो 2 ग्रुप हैं। एक है सिंहलाज, जो श्रीलंका के हैं वो सिंहलाज हैं, और एक है तमिलियन या तमिल्स आप कह लीजिए। ओके, जो सिंहलाज हैं वो श्रीलंकन पॉपुलेशन में 74% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सिंहलाज हैं, और जो तमिलियन है वो टोटल 18% है। ओके, देखिए टोटल सिंहलाज श्रीलंका के पॉपुलेशन में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 74%। तमिलियन कितने हैं? 18%। तो सिंहलाज यहाँ पे मेजॉरिटी में है। ओके, अब तमिलियन में भी ना 2 ग्रुप हैं। ये जो 18% तमिलियन है इनके भी 2 ग्रुप हैं। एक है श्रीलंकन तमिल, देखते चलिएगा, एक श्रीलंकन तमिल है जो ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करते हैं, और एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल्स वैसे तमिल्स हैं जो कॉलोनियल पावर के द्वारा श्रीलंका में ले जाए गए प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, प्लांटेशन के काम के लिए इनको इंडिया से ट्रांसपोर्ट किया गया श्रीलंका में, तमिलनाडु साइड से ट्रांसपोर्ट। 2 सब ग्रुप्स, ओके, वन इज श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकेंड इज इंडियन तमिल्स। ओके, अब बात करते हैं कि श्रीलंका में कम्युनिटी का जो डिफरेंस है उससे क्या श्रीलंका में आज़ादी के बाद कुछ स्टेप्स लिए जो माइनॉरिटी के सेंटीमेंट को थ्रेट करने वाले थे, माइनॉरिटी के लिए डिस्क्रिमिनेटिव थे। ओके, आइए एक बार यहाँ चलते हैं। श्रीलंका में हम लोगों ने ग्रुप समझ लिया है, अब श्रीलंका की बात करते हैं। जो श्रीलंका के जो तमिलियंस हैं वो ज़्यादातर कौन से रीजन में है? तो नॉर्थ में और ईस्ट में। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो तमिलियंस के जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पिक्चर में दिया गया है। ओके, श्रीलंकन तमिल्स ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में। ओके, ये जो श्रीलंका के जो सिंहलाज हैं, सिंहल्स जो हैं वो मोस्टली कौन से हैं? बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं सिंहलाज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसमें ना जो तमिलियन है, तमिलियन में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तमिलियंस में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, और 7% जो लोग हैं श्रीलंका के वो क्रिश्चियन हैं, ठीक है। एंड दीज 7% पॉपुलेशन, दीज 7% पीपल हु आर क्रिश्चियन बिलोंग टू बोथ, ओके, इधर सिंहलाज और तमिलियंस और तमिल्स। ओके, तो हम लोगों ने श्रीलंका के पॉपुलेशन का फ्रैक्शन देखा है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखा है कि सिंहलाज भी हैं, तमिलियंस भी है। सिंहलाज टोटल 74% है, तमिलियंस 18% है। तमिलियन के 2 सब ग्रुप हैं, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। तमिलियंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादातर श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है। क्लियर? उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन भी हैं, जो क्या है 7% क्रिश्चियन, वो सिंहलाज भी हैं, वो तमिलियंस भी है। अब श्रीलंका ने आज़ादी के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसको हम लोग कहेंगे, इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में टर्म यूज किया गया है मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म,
ओके। मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी से ड्राइव है, ओके। और किसी भी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश के अगर ISM आ रहा है, ठीक है, अगर ISM आ रहा है तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है? आइडिया को। तो हम ऐसे समझ सकते हैं मेजॉरिटी आइडिया मीन्स ऐसा आइडिया जो मेजॉरिटी पे फोकस करे, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट पे फोकस करे, मेजॉरिटी को प्रमोट करे। क्लियर है ना? मेजॉरिटेरियनिज्म इज एन आइडिया विच डज फोकस ऑन मेजॉरिटी विच प्रोमोट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ मेजॉरिटी। क्लियर है? अगर ऐसा आइडिया जो सिर्फ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की बात करे तो इसका अपोजिट कह सकते हैं हम लोग माइनॉरिटेरियनिज्म। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इज एन आइडिया विच प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ओनली, या विच ओनली प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। क्लियर है ना? डिफाइन कर सकते हैं ना कि इट्स एन आइडिया विच प्रोमोट्स और विच ओनली फोकस ऑन मेजॉरिटी। क्लियर है? तो हम ये देखते हैं कि श्रीलंका के गवर्नमेंट ने कुछ मेजॉरिटेरियनिज्म स्टेप लिए हैं। वो मेजॉरिटेरियनिज्म स्टेप्स क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप लिए हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को फ़ायदा हो। क्लियर है ना? मेजॉरिटेरियनिज्म डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेजॉरिटी को प्रमोट करे, द आइडिया ऑफ गिविंग मोर पावर और प्रिफरेंसेस टू मेजॉरिटी। ये कह सकते हैं आप, मेजॉरिटेरियनिज्म इज एन आइडिया विच गिव्स मोर पावर और मोर प्रिफरेंसेस टू मेजॉरिटी। क्लियर है? आइए यहाँ देखते हैं कि श्रीलंका में कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया? प्रमोशन ऑफ ओनली सिंहलाज इंटरेस्ट। कैसे सिंहलाज के इंटरेस्ट को प्रमोट किया गया है, तो ये देखते चलेंगे कि इन्होंने क्या किया है। रिजर्वेशन दिया है सिंहलाज को एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में और जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया है? सिंहलाज को दिया गया है। ठीक है, यानी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को क्या किया गया है? यहाँ पे इग्नोर किया गया है। ओके, सेकेंड हम क्या देखते हैं कि इन्होंने बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन माना है। ऑफिशियल रिलीजन कहने का मतलब क्या है कि द स्टेट विल प्रोमोट दिस रिलीजन। सेक्युलर नेशन है, जहाँ पे क्या है कि स्टेट के जो काम है, जो स्टेट का काम है, स्टेट के अफेयर और रिलीजन, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। बट इन श्रीलंका इज अ बुद्धिस्ट नेशन वेयर द स्टेट विल लुक आफ्टर, द स्टेट विल प्रोमोट दिस रिलीजन। ओके, तो श्रीलंका में हम क्या देख रहे हैं कि बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन माना गया है, स्टेट इसको फॉस्टर करेगा। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के अलावा और भी रिलीजन है, हिंदुज़्म भी है, इस्लाम भी है और क्रिश्चियन भी है। हमने देखा है ना कि क्रिश्चियन भी 7% है। तो स्टेट उनके प्रमोशन के लिए कोई हेल्प नहीं करेगी, स्टेट विल ओनली प्रोमोट बुद्धिज़्म। तो इससे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट थोड़े से वायलेट होते हैं। और उसके बाद क्या किया है, देखिए लिंगुअल ग्राउंड पे सिंहलाज वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होगा कि ऑफिस के सारे काम, हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ना राजभाषा, कि जो भी आधिकारिक कार्य होंगे वो इस भाषा में होंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से सिर्फ सिंहलाज को प्रमोट किया जा रहा है, और जो लैंग्वेज है, तमिलियन लैंग्वेज है, उसको प्रमोट नहीं किया गया। क्लियर है? अब इससे क्या होता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, दे फील सेपरेटेड, ओके, दे फील देमसेल्व्स डिस्क्रिमिनेटेड। अब उन्होंने क्या किया, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, पॉलिटिकली अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, बहुत सारे एसोसिएशन बनाए गए जो गवर्नमेंट के ऊपर डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट तमिलियन के साथ भी फेयरली बिहेव करे, तमिलियन को भी पावर दे। ओके, अब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है इससे? इस स्टेप्स का जो रिजल्ट है, जो मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लिए गए उसका क्या रिजल्ट होगा कि तमिलियन formed associations, formed groups
ओके, अपोज्ड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये जो इनका जो अपोज है वो काफ़ी रेडिकल हो जाता है, रेडिकल यानी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो तमिलियंस हैं दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स। तमिलियन वांटेड एन एक्सक्लूसिव स्टेट फॉर तमिल्स। ओके, एक ना आपको मूवी सजेस्ट करूँगा मैं, अगर मौका लगे तो छुट्टी में आप एक मूवी देखिएगा, जॉन अब्राहम की है मद्रास कैफ़े, अच्छा लगेगा आपको देख के, और श्रीलंका के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। ये जो श्रीलंका के जो अपोजिशन है, जो तमिलियन का रिवोल्ट है, उसको आप काफ़ी बारीकी से वहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड कोई मूवी आती है तो उसको देखने का दो फ़ायदा होगा, एक तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अगर छुट्टी के दिन, बहुत कंपल्सिव नहीं है कि देखना ही है, अगर आप छुट्टी के दिन कोई अच्छी मूवी देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा आप। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तमिलियन जो ग्रुप्स थे इन्होंने एक तमिलियन स्टेट बनाया, तमिलियन स्टेट बनाने की डिमांड की, ठीक है। एक ना तमिलियन स्टेट की इन्होंने डिमांड रखी, ठीक है। देखिए श्रीलंका में जो दो ग्रुप के बीच झगड़ा हो रहा है, सिंहलाज और तमिलियंस के बीच, हम इसको सिविल वॉर कहेंगे। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है कि जब एक स्टेट के, एक नेशन के लोग आपस में ही लड़ने लगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स विदिन अ नेशन दैट थ्रेटन्स नेशनल इंटीग्रिटी। देखिए जब एक देश के लोग, एक देश के अलग अलग ग्रुप जब आपस में ही झगड़ने लग जाए, आपस में ही लड़ने लग जाए, तो उससे क्या होगा, उस कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, उस कंट्री की जो यूनिटी है वो डैमेज होगी। तो श्रीलंका में सिंहलीज और तमिलियंस आपस में लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि हज़ारों लोग यहाँ पे मारे गए हैं, ठीक है, किलिंग ऑफ थाउजेंड्स। बहुत से लोगों को मजबूरी में रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, ठीक है। श्रीलंका को काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है, हैवी इकोनॉमिक लॉस हुआ है इसके कारण। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि देखिए बेल्जियम में भी यही सीन था, बेल्जियम में भी डिफरेंसेस थे, बेल्जियम में भी लिंगुअल डाइवर्सिटी थी, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया है, बेल्जियम ने उस चीज़ को रीजनेबली टैकल किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बेल्जियम काफ़ी प्रॉस्परस रहा। श्रीलंका ने उस चीज़ को ढंग से मैनेज नहीं किया है। श्रीलंका ने अपने डाइवर्सिटी को, लिंगुअल डिफरेंस को अच्छे से मैनेज नहीं किया। श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी का पावर माइनॉरिटी पे फोर्स कर दिया है। रिजल्ट क्या निकला है कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो रहा है, श्रीलंका को हैवी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो हम ये समझते हैं इन दोनों एग्जाम्पल से कि पावर शेयरिंग एक आइडियल वे है, पावर शेयरिंग एक सही तरीका है। पावर को अगर हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक ग्रुप को ये रियलाइज करवाते हैं कि पावर उनको दिया गया है, दे बिलोंग टू द सेम नेशन एंड द नेशन टेक्स वेल केयर ऑफ एवरी ग्रुप। ओके, तो वहाँ पे कंट्री ज़्यादा पीसफुल होगी, कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस होगी। अगर हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कंट्री में क्या होंगे, कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सिविल वॉर होंगे। क्लियर है ना। तो इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज एन आइडियल वे टू टैकल डिफरेंसेज, और पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल से देखते हैं और पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग क्या कर रहा है, रिड्यूसेस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये देख रहे हैं ना, बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट्स था लेकिन बेल्जियम के लोग यूनाइट हो गए। तो पावर शेयरिंग ने क्या किया है, वहाँ पे रिड्यूस किया है कॉन्फ्लिक्ट्स के चांस को। वही चीज़ श्रीलंका में नहीं हुआ है। रिजल्ट क्या निकला है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए।
ओके, सेकंड क्या है कि हम देखते हैं कि अगर पावर शेयरिंग है तो गवर्नमेंट को वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है ना, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स या लॉ एंड ऑर्डर्स। बेल्जियम में देखा गया है ना, तो बेल्जियम में श्रीलंका जैसा सीन नहीं हुआ है, बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ है। तो जब वहाँ गवर्नमेंट हर एक ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, हर एक ग्रुप के इंटरेस्ट को कंसीडर करेगी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर वहाँ के क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं कि हर ग्रुप में हर मेंबर के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू ही है ना कि हर एक ग्रुप का इक्वली रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, सबके डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिले। बेल्जियम में ये देख रहे हैं, चाहे वो डच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया गया है, लिंगुअल ग्राउंड पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिला है। वहाँ पे चाहे फ्रेंच हो, डच हो या जर्मन हो, उनके डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिल रहा है। किसी के डिग्निटी, जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में भी है, उसके इंटरेस्ट को डैमेज नहीं किया गया है मेजॉरिटी के द्वारा। तो ये देख सकते हैं कि अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से हो रहा है, डिसएडवांटेज काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं कंट्री के लिए, कहीं ना कहीं वो कंट्री के यूनिटी के लिए, कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकता है। ओके, तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम अपने अगले सेशन में डील करेंगे, अगले सेशन में डिस्कस किया जाएगा कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।